Okay. Chalo. So a very good morning to every one of you all. Good morning all my virtual students also. तो लास्ट सेशन में हमने शुरू किया था द टॉपिक रिलेटिंग टू मीटिंग्स, है ना. इनफैक्ट हमने सेक्शन नंबर 101 शुरू भी कर दिया था, जहां पे हमने बात की थी कि कोई भी मीटिंग वैलिड होने के लिए वी रिक्वायर 3 C's. द मीटिंग शैल बी प्रॉपरली कन्वेड, इट शुड बी properly constituted and it should also be properly conducted. पहले सी की हमने शुरुआत भी कर रही थी, जहां पे हमने ये समझा था कोई भी मीटिंग की नोटिस जो होती है इट शुड बी सेंड बाय अ प्रॉपर ऑथोरिटी. तो बताओ मुझे, हु इज द प्रॉपर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू सेंड द नोटिस ऑफ द मीटिंग? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वेरी गुड. सिंगल डायरेक्टर के पास नोटिस भेजने का पावर नहीं है. अगर पावर है तो क्या सभी को मिलकर दिया जाता है? बट अगर डायरेक्टर्स चाहे, क्या अपना ये पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं? तब ये जो कोई और है दैट पर्सन विल बी ऑथराइज्ड टू कॉल फॉर अ मीटिंग. ठीक है. यही जो नोटिस होती है इसकी एडिक्वेट लेंथ कितनी है? 21 क्लियर डेज. बट ये 21 क्लियर डेज काउंट करते वक्त आप 4 दिनों को एक्सक्लूड करते हो. कौन से 4 दिनों को एक्सक्लूड किया जाता है? बोलो. डेट ऑफ डिस्पैच, डेट ऑफ मीटिंग. वेरी गुड. एंड 2 days, मतलब 48 hours फॉर ट्रांसमिशन इफ द नोटिस इज सेंट बाय पोस्ट. और हमने एक आखिरी चीज करी थी कि ये नोटिस किन किन लोगों को डिस्पैच की जाती है. सो इट इज डिस्पैच टू ईच एंड एवरी मेंबर. मेंबर की अगर डेथ हो गई है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंसॉल्वेंट हो गया है तो ऑफिशियल अजाइनी, साथ ही साथ ऑडिटर और साथ ही साथ डायरेक्टर्स. इन सारे लोगों को डिस्पैच की जाती है नोटिस. उसमें हमने एक क्वेश्चन भी किया था जहां पे हमने देखा था नोटिस के लेंथ में एक शॉर्टफॉल था, है ना. तो वो शॉर्टफॉल का क्या सीन है? देखो, अगर कभी ऐसा हो गया आपने नोटिस डिस्पैच तो कर दी है बट नाउ देयर इज अ शॉर्टफॉल इन द लेंथ ऑफ द नोटिस. तो लॉ मेकर कहते हैं इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल इन द लेंथ ऑफ द नोटिस, ये शॉर्टफॉल को हम फॉरगिव कर सकते हैं. फॉरगिव कर देना मतलब माफ कर देना. तो मुझे बताओ एडिक्वेट लेंथ कितनी है नोटिस की? 21 क्लियर डेज. सपोज से फॉर एग्जाम्पल मेरी जो लेंथ थी नोटिस की वो 19 डेज की थी. चाहिए कितनी? 21. मेरी नोटिस की लेंथ कितनी है? 19. चाहिए 21, मुझे मिली है 19. तो क्या शॉर्टफॉल है? कितने दिनों का शॉर्टफॉल है? 2 days का. कितने दिनों का? 2 days का. तो ये जो 2 days का शॉर्टफॉल है उसको हम फॉरगिव कर सकते हैं. उसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं दिस शॉर्टफॉल कैन बी कंडोन्ड. कंडोन करना मतलब माफ कर देना, फॉरगिव कर देना. बट ये माफी आपको कब मिलेगी? अब लॉ मेकर कहते हैं अगर आपकी जो मीटिंग होने जा रही है ना दैट इज एन एनुअल जनरल मीटिंग. व्हाट काइंड ऑफ मीटिंग? एनुअल जनरल मीटिंग. तो ये शॉर्टफॉल जो है, दिस शॉर्टफॉल can be forgiven. This shortfall can be forgiven if 95% of the members who are entitled to vote agree to the shortfall. If 95% of the members who are entitled to vote agree for the shortfall, तो फिर चलेगा. तो से फॉर एग्जाम्पल 100 मेंबर्स है जिनके पास वोटिंग राइट है. इनमें से अगर 95% लोगों ने हाँ बोल दिया, मतलब लिटरली सभी ने हाँ ही बोल दिया यार, जो लोग मीटिंग में आने के लिए एलिजिबल थे, जिनको वोटिंग का राइट था, उन लोगों को दिक्कत नहीं है. अगर नोटिस में शॉर्टफॉल है तो क्या आपको या मेरे को दिक्कत होनी चाहिए? अरे जिनका राइट था मीटिंग अटेंड करना, जिनका राइट था मीटिंग में वोट करना, वो लोग अगर नहीं चिल्ला रहे, वो लोग अगर गुस्सा नहीं कर रहे, उनको अगर शॉर्टफॉल एक्सेप्टेबल है तो फिर ऑब्वियसली बात है लॉ मेकर्स को भी कोई दिक्कत नहीं है शॉर्टफॉल में. आप समझो बात को. और इसीलिए लॉ मेकर ने कहा है अगर 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, ओके, दे अग्री टू द शॉर्टर लेंथ ऑफ द नोटिस, then the shortfall will be acceptable.
तो बताओ मुझे, ऐसे जनरल रूल क्या बोलता है, कितने दिनों की नोटिस चाहिए? 21 क्लियर डेज। बट अगर शॉर्टफॉल हुआ तो क्या ये फॉरगिव किया जा सकता है? बट कितने लोगों का अप्रूवल लेना पड़ेगा? 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। इसी चालू कर दो ना, है ना? तो ऐसे केस में फिर शॉर्टफॉल जो है वो फॉरगिव किया जाएगा। बट दैट वुड बी इन केस ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग। कब के केस में? एनुअल जनरल मीटिंग। अगर आपकी एजीएम नहीं है, दूसरी क्लास ऑफ मीटिंग है, जैसे आपकी ईजीएम है, ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, या कभी कभार होता है क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग। ओके, तब ऐसे केस में देखो यहां पे थोड़े से और दो हिस्से हैं उसके। अब यहां पे आप देखोगे क्या आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है या आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है। इज योर कंपनी अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और इज योर कंपनी अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल? ठीक है, ये दो बातें आप देखोगे। अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, जैसे कि आपकी गारंटी कंपनी है, अ कंपनी विच इज अ गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो ऐसे केस में ये सेम पॉइंट है, मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 95% ऑफ द वोटिंग पावर, उन्होंने अगर हां बोल दिया तो शॉर्टर लेंथ एक्सेप्टेबल है। बट सिर्फ यहां पे दो बातें हैं, इसको आप सिर्फ गौर से देखना। सपोज द कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या मेरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल है, तो अगर ऐसी कंपनी है जहां पे शेयर कैपिटल है, अगर ऐसी कंपनी है जहां पे शेयर कैपिटल है, तो ऐसे केस में आपको दोनों भी चीजें फुलफिल करनी पड़ेगी। वन, द मेंबर्स शुड बी इन मेजॉरिटी इन नंबर्स, इन नंबर में मेजॉरिटी होना जरूरी है, बट नंबर्स के साथ साथ ये जो मेजॉरिटी लोग हैं ना, दे शुड ऑल्सो बी होल्डिंग एटलीस्ट 95% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। दोनों बातें होना जरूरी है। से फॉर एग्जाम्पल हम 5 लोग जो है वो लोग कंपनी के मेंबर्स हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 21 डेज की नोटिस दी, बट देखो मिलनी चाहिए थी 21 डेज की, हमको मिली है 19 डेज की। क्या शॉर्टफॉल हुआ है? कितने दिनों का शॉर्टफॉल हुआ है? 2 डेज का। कितने दिनों का? 2 डेज का हुआ है शॉर्टफॉल। अब लॉ मेकर कहते हैं अगर आपकी से फॉर एग्जाम्पल अदर देन एजीएम वाली मीटिंग है, जैसे कि ईजीएम है, तब इस केस में ये शॉर्टफॉल जो है वो फॉरगिव किया जा सकता है। बट कब किया जा सकता है? पहली बात तो इन नंबर मेजॉरिटी लोगों ने हाँ बोलना चाहिए। सपोज मैंने हाँ बोल दिया और आप दोनों ने भी हाँ बोल दिया, 5 में से 3 लोगों ने हाँ बोल दिया, क्या हम लोग मेजॉरिटी इन नंबर है? अरे बोलो ना। बट अब देखो, भले ही हम मेजॉरिटी इन नंबर है, हम ये भी देखेंगे हम तीनों मिलके कितना कैपिटल होल्ड कर रहे हैं। सपोज कैपिटल मैं होल्ड करती हूँ 20%, हाँ, आप 20%, आप 20%, आप 20% और ये 20%, ऐसे करके क्या 100% हो गया? अरे बोलो ना, 5 में से कितने लोगों ने हाँ बोला है? 3 लोगों ने। मेजॉरिटी नंबर तो मिल गया, बट आप मुझे बताओ हम 3 लोगों ने कितना कैपिटल होल्ड किया है? 20 + 20 + 20, 60%। क्या वो 95% वाला क्राइटेरिया मीट हुआ है? नहीं। तो फिर ये जो शॉर्टफॉल है क्या वो फॉरगिव किया जाएगा? नहीं। और अगर शॉर्टफॉल फॉरगिव नहीं किया जाता है मतलब नोटिस वैलिड नहीं है, और अगर नोटिस ही वैलिड नहीं है तो मीटिंग भी वैलिड नहीं होता। आई बात समझ में? ये छोटा सा पॉइंट है, प्लीज आपकी बुक्स में लिख लीजिए ना, इसको नोटबुक्स में। आपने तब लिखा था ना, वहां पे शुरू किया था ना, गुड मॉर्निंग वर्चुअल किड्स। मैंने वहां पे थोड़ी सी जगह बोली थी आप लोगों को छोड़ने के लिए, छोड़ी थी आपने जगह? चाय लेके आना, चलो जल्दी से लिख लो।
ओके डन. अरे हाँ कि नहीं तो बोलो. Check. Okay, done? Nice. Virtual kids, what about y'all? Are y'all done with the writing part? Come on, guys. देखो, लेंथ के बारे में इतना ही देखा हमने. 21 क्लियर डेज चाहिए. शॉर्टर लेंथ अगर हुआ, 95% मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो ये शॉर्टर लेंथ एक्सेप्ट हो जाएगा. जब 21 क्लियर डेज काउंट करते हो, आप 4 दिनों को एक्सक्लूड करते हो, डेट ऑफ डिस्पैच, डेट ऑफ मीटिंग एंड 2 days फॉर ट्रांसमिशन. और नोटिस किन किन लोगों को दी जाती है? मेंबर की डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी, साथ ही साथ ऑडिटर और साथ ही साथ डायरेक्टर. अब इसी नोटिस में आप लिखते क्या हो? 4 चीजों के बारे में लिखा जाता है. देखो, जब पत्रिका दी जाती है, जैसे मैंने उस दिन शादी का एग्जाम्पल दिया था, तो आप पत्रिका में क्या लिखते हो? शादी कब है, कहां है, कितने बजे है, राइट? और अगर हम सबको बुला रहे हैं तो क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि इस लड़के की इस लड़की से शादी होने जा रही है. तो ये 4 चीजें तो एसेंशियल है. अगर किसी को भी आप बुला रहे हो कोई चीज के लिए, ये तो बोलना जरूरी है ना, कब बुलाया जा रहा है, कहां बुलाया जा रहा है. और अगर कब भी बोला है, आपको वो भी बोलना पड़ेगा उस दिन में कितने बजे बुलाया जा रहा है. सो डे तो बोलोगे आप, डे के साथ साथ आप टाइम भी बोलोगे, टाइम के साथ साथ आप प्लेस भी बोलोगे, और आप क्यों बुला रहे हो उसका पर्पस भी बोलोगे. सो बेसिकली 4 चीजें होती है जो नोटिस में लिखी जाती है: डे, प्लेस, आवर एंड एजेंडा. आवर या टाइम जो भी बोलना है आप बोल सकते हो. डे कौन सा दिन, प्लेस मतलब कौन सी जगह, आवर मतलब उस दिन पे कितने बजे आपको बुलाया जा रहा है, और इवेंचुअली आपको क्यों बुलाया जा रहा है, पर्पस क्या है मीटिंग का, वही लिखा जाता है इन एवरी नोटिस. सो देयर आर 4 थिंग्स विच आर रिटन इन एवरी नोटिस. कंटेंट ऑफ मीटिंग नहीं, एक्चुअली कंटेंट ऑफ द नोटिस है. नोटिस का क्या क्या कंटेंट होता है बोलो तो? डे, प्लेस, टाइम एंड एजेंडा. एजेंडा मतलब पर्पस. एजेंडा मतलब क्या? पर्पस. एजेंडा मतलब क्या? पर्पस. कौन सी 4 चीजें लिखते हो आप नोटिस में बोले तो? डे, प्लेस, टाइम एंड एजेंडा. डे, प्लेस, टाइम एंड एजेंडा लिख दो. डे, प्लेस, टाइम एंड एजेंडा. कंटेंट ऑफ नोटिस. कंटेंट ऑफ नोटिस. लिख लिया? और एक लास्ट पॉइंट है सेक्शन नंबर 101 में, एंड दैट इज अबाउट ओमिशन. ओके,
एक है डेलिबरेट ओमिशन और दूसरा है एक्सीडेंटल ओमिशन। तो देखो, जानबूझ के, डेलिबरेट मतलब क्या, जानबूझ के, जानबूझ के अगर आपने किसी भी पर्सन को नोटिस नहीं दी है, जानबूझ के अगर आपने किसी भी पर्सन को नोटिस नहीं दी है, तो ऐसे केस में लॉ मेकर कहते हैं वो पर्सन, एक पर्सन भी क्यों ना हो, हम ये मानेंगे कि आपकी मीटिंग जो है दैट इज इनवैलिड। आपके साइड से हम 1% मिस्टेक भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। हर एक मेंबर को मीटिंग की नोटिस जानी चाहिए, हर एक मेंबर को मीटिंग की नोटिस जानी चाहिए। देखो ना, नोटिस किसको किसको मिलती है, ईच एंड एवरी मेंबर। एक पर्सन को भी, हम भले ही उसके पास एक शेयर भी क्यों ना हो, अगर उसको नोटिस नहीं गई है, माना जाएगा कि आपके इरादे जो है ना वो वाहियात है, वो खराब है, वो धोखे देने वाले इरादे हैं। अगर आपका मन साफ होता तो आप सभी को नोटिस देते, बट आपने वो बंदे को नोटिस नहीं दिया है, मतलब आपके मन में कुछ खट्टा है, कुछ गलत है, और वो चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा मानेंगे पूरी की पूरी मीटिंग इनवैलिड मीटिंग है। थैंक यू। ठीक है, सो डेलिबरेट ओमिशन अगर हुआ, डेलिबरेट मतलब क्या, जानबूझ के अगर आपने किसी को नोटिस नहीं दी है, तो माना जाएगा आपकी मीटिंग जो है कैसी है, इनवैलिड है। कैसी है आपकी मीटिंग, इनवैलिड। बट देखो, अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि एक्सीडेंटल ओमिशन था, एक्सीडेंटल मतलब क्या, गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गई है, आपने जानबूझ के ये कांड नहीं किया है, गलती से रह गया। अरे रिलायंस जैसी कंपनी में हजारों क्या लाखों क्या करोड़ों में मेंबर्स होते हैं रे, कभी गलती से किसी मेंबर का नाम छूट गया, नोटिस नहीं मिली, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि मीटिंग ही इनवैलिड होगी। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ओमिशन एक्सीडेंटल ओमिशन था, अगर ये प्रूव हो जाता है कि ओमिशन एक्सीडेंटल ओमिशन था, तो उस केस में लॉ मेकर कहते हैं कि प्रोसीडिंग्स जो है वो इनवैलिड नहीं होगी, प्रोसीडिंग्स जो है वो इनवैलिड नहीं होगी, दे विल नॉट बी इनवैलिड, दे विल नॉट बी इनवैलिड। आप लैंग्वेज देखो, हाँ, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लॉ मेकर ने यहां पे वैलिड नहीं लिखा है। वैसे तो अगर आप टेक्निकली देखो इंग्लिश के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से नॉट इनवैलिड मतलब टू नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव, नॉट इनवैलिड मतलब वैलिड ही रे इंग्लिश के हिसाब से। बट अब ये इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है ना, लॉ है। कानून की दुनिया अपनी दुनिया है, ये अपने सपने खुद सजाता है और ये अपनी दुनिया खुद ही बसाता है। वो बोल रहा है नहीं नहीं, मैं वैलिड नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा नॉट इनवैलिड, क्योंकि मेरे को सेम रिदम में लिखना है। पहले वाले पॉइंट में मैंने क्या लिखा, डेलिबरेट ओमिशन है तो इनवैलिड है, तो वही रिदम को मेरे को फॉलो करना है और कहना है एक्सीडेंटल ओमिशन है तो इनवैलिड नहीं है। समझ रहा है? तो या तो इनवैलिड है या तो इनवैलिड नहीं है। अरे इनवैलिड नहीं है मतलब वैलिड है, इवेंचुअली वही हो रहा है, ऐसे या ऐसे आप पहुंच रहे वही हो, बट लॉ मेकर ने एक्सप्रेस करने का जो तरीका है ना उसको अलग किया है। नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज सिंपल हो गई, बट ये लॉ की भाषा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। एक्चुअली वो करना चाहते थे आसान, बट कॉम्प्लिकेट हो गई है। वो क्या करना चाहते थे, एक रिदम में लिखना चाहते थे कि अगर डेलिबरेट ओमिशन है इनवैलिड और एक्सीडेंटल ओमिशन है तो नॉट इनवैलिड। तो अगर लॉ मेकर ने ये लैंग्वेज यूज की है, एज सीए स्टूडेंट्स वी विल ऑल्सो स्टिक टू दिस लैंग्वेज ओनली। कल जाके आपके एग्जामिनेशन में इसके ऊपर कुछ सवाल आया, आप वैलिड नहीं लिखोगे, यू विल फॉलो द सेक्शन and you will use the words not invalid. Yes or no guys? So ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना जरूरी होता है। जैसे अगले सेक्शन में हम देखेंगे, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होती तो मीटिंग अडजर्न होती है। आप पोस्टपोन इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। क्या शब्द लिखोगे आप, अडजर्न होती है। तो ऐसी कुछ टेक्निकल वर्ड्स है जो जैसे जैसे लेक्चर होते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। सो यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस फॉर दीज वर्ड्स। इफ इट ऑल सेक्शन के ऊपर सवाल आता है, यू विल स्टिक टू द लीगल लैंग्वेज ओनली। ठीक है, तो बताओ मुझे
जानबूझ के डेलिबरेटली आपने किसी को नोटिस नहीं दी, तो प्रोसीडिंग्स का क्या होगा, वैलिड या इनवैलिड? इनवैलिड। और अगर एक्सीडेंटल ओमिशन था तो नॉट इनवैलिड, एक्सीडेंटल ओमिशन था तो नॉट इनवैलिड। गॉट इट? लिख दो, ये आखिरी पॉइंट है 101 का। एसी बंद हो गया क्या? या वो खिड़की खुल रही है इसलिए गर्म होने लग गया? देख तो चेक कर ले एक बार, एसी बंद है क्या? टेम्परेचर भी चेक कर लेना, 24 पे रख ले। 24 रख ले, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। कम ऑन वर्चुअल किड्स, ऐसे करके हमारा सेक्शन नंबर 101 हो जाता है। कम ऑन गाइस। तो देखो पहला सी हमारा हो चुका है, जो बात कर रहा था रिलेटिंग टू द मीटिंग शैल बी प्रॉपर्ली कन्वेड। आपका जो मैसेज है मीटिंग के बारे में वो सही तरीके से लोगों तक पहुंचना चाहिए, मेंबर्स तक पहुंचना चाहिए। एक बार ये वाला सी रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन तुरंत टू द नेक्स्ट सी। इज इट ओके विथ यू ऑल? यस। सबसे पहली बात तो कम ऑन गाइस, टेल मी हु इज द प्रॉपर ऑथोरिटी टू कॉल फॉर अ मीटिंग? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या सिंगल डायरेक्टर के पास मीटिंग बुलाने का पावर है? तो अगर पावर है तो सभी डायरेक्टर्स के पास मिलकर मीटिंग बुलाने का पावर है। बट अगर आप चाहो, क्या आप आपका पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हो? तब ये जो कोई और पर्सन है, क्या उसके पास पावर रहेगा मीटिंग बुलाने का? व्हाट इज द एडिक्वेट लेंथ ऑफ अ नोटिस? 21 क्लियर डेज। तो मुझे क्या पूरे 21 दिनों में पूरे 24 घंटे चाहिए। इनको काउंट करते वक्त, कैलकुलेट करते वक्त आप 4 दिनों को एक्सक्लूड करते हो। कौन से 4 दिन? डेट ऑफ डिस्पैच, डेट ऑफ मीटिंग एंड 2 days फॉर ट्रांसमिशन। यस और नो गाइस? अच्छा, शॉर्टफॉल है, कितने लोगों का आप कंसेंट लोगे? 95% ऑफ द मेंबर्स। यस और नो गाइस? नेक्स्ट आप लोग ये बताओगे नोटिस किसको किसको भेजते हो? ईच एंड एवरी मेंबर। मेंबर की अगर डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल अजाइनी, और साथ ही साथ ऑडिटर एंड डायरेक्टर्स। आप लोग बताओगे नोटिस में लिखते क्या हो? डे, प्लेस, टाइम, एजेंडा। वापस से बोलो तो, डे, प्लेस, टाइम, एजेंडा। मीटिंग किस दिन है, कितने बजे है, कहाँ है, और क्यों आप मीटिंग कैरी आउट कर रहे हो? डे, प्लेस, टाइम एंड एजेंडा। हाँ, और अगर नोटिस भेजने में आपने जानबूझ के ओमिशन किया है, जानबूझ के डेलिब्रेट ओमिशन, तो मीटिंग का क्या हाल होगा बोलो? इनवैलिड। और अगर एक्सीडेंटल ओमिशन था तो नॉट इनवैलिड। यस और नो गाइस? श्योर? 100%? वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सी, जो बात करता है रिलेटिंग टू मीटिंग शैल बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। ओके, सेक्शन नंबर 103 आज हम करने वाले हैं, जो बात करता है कोरम के बारे में। सुनो मेरी बात। तो अभी आप क्या करोगे, आपका फर्स्ट 2 शीट ऑफ पेपर में फर्स्ट सी लिखा होगा आपने पूरा, वो खत्म हो गया होगा शायद से, बराबर? तो अब आपको नेक्स्ट 2 शीट्स ऑफ पेपर पे आना पड़ेगा वापस से। तो ये वाले सी के लिए भी मेरे को डबल शीट ऑफ पेपर ही चाहिए। नो चिंदीगिरी। एग्जाम है हमारा कुछ महीने में, शिद्दत से हमको पढ़ाई करनी है, कुछ ही दिनों की बात है ना? तो अब देखो हम लोग वापस से, मेरे पास नोटबुक नहीं है बट यू ऑल विल अगेन, जैसे अगर ये आपकी नोटबुक है ना, अगेन आई वॉन्ट यू ऑल टू कम ऑन अ डबल शीट ऑफ पेपर, जहां पे फिर आप सेंटर में ये सेकेंड सी का हेडिंग लिख सकते हो कि मीटिंग शैल बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। ओके, और ये सारा पेज आपका यूटिलाइज हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है? द मीटिंग शैल बी व्हाट इज द सेकंड सी टॉकिंग अबाउट? लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। I'll just switch the screen. I'll come to my iPad now.
ये देखो, ये लास्ट टाइम हमारा हुआ था, बराबर ना? यहां पे फिर आपने और आगे आगे बाकी सारी बातें लिखी होगी। अब हम लोग आ रहे हैं टू द नेक्स्ट सी। नेक्स्ट सी, ये हमारा सिर्फ पहला वाला सी था, अब हमारा सेकंड सी होगा। सपोज दिस इज द नेक्स्ट डबल शीट ऑफ पेपर, है ना? तो डबल शीट ऑफ पेपर के बीच में आप लोग हेडिंग दोगे, द मीटिंग शैल बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड, सेक्शन नंबर 103। द मीटिंग शैल बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसके लिए पहली चीज दैट इज रिक्वायर्ड इज अ प्रॉपर कोरम। Quorum. Now, what is a quorum? Let me tell you. Quorum is the minimum number of members who are required to be present in the meeting to start a meeting. कोई भी मीटिंग शुरू करने के लिए कुछ तो मिनिमम लोगों की रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। ये जो रिक्वायरमेंट है दैट इज नोन एज द कोरम। जब तक कोरम नहीं आता तब तक आप मीटिंग की शुरुआत नहीं कर सकते, तो कोरम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट इज द कोरम? देखो, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए अलग अलग फिगर्स हैं। क्यों अलग अलग फिगर्स है? देखो यार, एक सिंपल लॉजिक है यार, आप लॉजिकली देखो, लॉ इज वेरी इजी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? 7, बट मैक्सिमम बराबर कितने भी हो सकते हैं, मीन्स देयर इज नो लिमिट। तो अगर यहाँ पे 2 से 200 की रेंज है और यहाँ पे 7 से अनलिमिटेड की रेंज है, दोनों कंपनी को एक लेवल पे नहीं लाया जा सकता है, दोनों कंपनी का कोरम सेम नहीं हो सकता है। प्राइवेट कंपनी में तो मैक्सिमम 200 लोग हैं। रिलायंस जैसी पब्लिक कंपनी में करोड़ों में मेंबर्स है, टाटा मोटर्स में करोड़ों में मेंबर्स है, इंफोसिस, एमआरएफ करोड़ों में मेंबर्स है। उसका कोरम आप कम नहीं रख सकते हो जैसे प्राइवेट कंपनी का कम रख सकते हो, और इसीलिए हमने प्रॉपर कोरम का सेक्शन नंबर 103 जब बनाया तब हमने क्या किया, कोरम डिजाइन करते वक्त हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। सो द कोरम फॉर अ प्राइवेट कंपनी, ये ऐसा क्यों हो गया? द कोरम फॉर अ प्राइवेट कंपनी इज 2 members personally present. You all can write down with me, 2 members personally present. Whereas अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी के लिए कोरम ना उन्होंने स्लैब बेसिस पे दिया है, स्लैब बेसिस पे। पहली बात तो बताओ, प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम कितना है? 2 members पर्सनली प्रेजेंट। पब्लिक कंपनी के लिए कोरम उन्होंने दिया है ऑन स्लैब बेसिस। स्लैब बेसिस का है, इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज अप टू 1000, कोरम विल बी 5। इफ इट इज more than 1000 and up to 5000, then the quorum required will be 15. And if the number of members is more than 5000, then the quorum required is 30. तो स्लैब बेसिस है। प्राइवेट कंपनी के लिए तो स्ट्रेट अवे कह दिया, द कोरम रिक्वायर्ड इज 2 members हु शुड बी पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली प्रेजेंट। ये फैन नहीं चलता है क्या? Two members personally present is the quorum for what?
विच कंपनी? प्राइवेट कंपनी। बट अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के लिए जो कोरम है दैट इज 5, 15, 30 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स. If the number of members is up to 1000, up to how much? 1000, quorum will be 5 members personally present. But if the number of members is more than 1000 but up to 5000, then the quorum will be 15. And if the number of members is more than 5000, then the quorum required is 30 members personally present. मैं आपको कुछ सवाल पूछूं क्या? मुझे बताओ, अगर SPC is a प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोरम क्या होगा? बोलो ना. अरे सोचना ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी है. इंस्टीट्यूट जानबूझ के आपको गुमराह करने के लिए बोलेगी XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज 180 मेंबर्स, व्हाट इज द कोरम? फिर भी 2 ही रहेगा. XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज 50 मेंबर्स, कोरम क्या है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 मेंबर्स, कोरम क्या है? 2. अरे प्राइवेट लिमिटेड मतलब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेट अवे दो. बट अगर पब्लिक कंपनी है तो अब आपको देखना पड़ेगा अप टू 1000 है या 1000 से ज्यादा अप टू 5000 है या 5000 से ज्यादा है. तो रिलायंस का कोरम क्या होगा आपके हिसाब से? 5, 15 या 30? बोलो ना. क्यों 30? क्योंकि 5000 के साथ क्या ज्यादा मेंबर्स है रिलायंस के? वैसे ही मुझे बताओ, अगर इन्फोसिस लिमिटेड है, इन्फोसिस का भी अगर AGM हो रहा है, कोरम क्या होगा? क्यों 30? क्योंकि उसमें भी क्या 5000 से ज्यादा मेंबर्स है. बट अगर कोई कंपनी है से एक्स लिमिटेड जिसमें सिर्फ 800 मेंबर्स है, कोरम क्या है? 5. एक्स लिमिटेड में अगर मेंबर्स 2000 है तो कितना है कोरम? 15. अच्छा, एक्स लिमिटेड में अगर एग्जैक्ट 1000 मेंबर्स है, 5 या 15, 2 ऑप्शन आ रहे हैं मुझे. एग्जैक्ट 1000 बोलो. एक मिनट रुक जाओ, मैंने यहाँ पे गलती की है क्या? मुझसे गलती हुई है. यहाँ पे इक्वल टू की साइन कर दिया ना मैंने. एक मिनट रुको. नहीं, बराबर है. दिस इज अप टू 1000. अप टू 1000 इज इंक्लूसिव ऑफ 1000. और ये मैंने गलत लिखा है क्या? नहीं, बराबर है ना. ये बराबर है, मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है मैंने. ये साइन का मतलब पता है आपको? हाँ, तो मेरे को लिखना है 1000 से ज्यादा बट इंक्लूसिव ऑफ 5000, ऐसा लिखना है मुझे. कैसा आएगा बोल रहे हो आप? मोर देन 1000 बट अप टू 5000, ऐसा लिखना है मुझे. तो कैसे लिखूं मैं? वैसे एग्जामिनेशन में तो आपको सेंटेंस ही बनाना पड़ेगा. मोर देन 1000 up to 5000 is 15 और ये है मोर देन 5000, तो कोरम क्या होगा? 30. ठीक है ना? हाँ, अभी सही है. तो एक बात बताओ मुझे, कोरम इज व्हाट? कोरम इज नथिंग बट इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स who should be personally present in order to constitute a valid meeting. Quorum for a private company is how much? 2 members. Personally present बोला, personally present. क्यों? मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगला जो सेक्शन में आपको कराने वाले हो ना, that is relating to proxy. Proxy is not a member personally present, hence he is not counted for quorum purpose.
कोरम में वही मेंबर्स काउंट होने वाले हैं जो पर्सनली प्रेजेंट हुए हैं, इसलिए आप लोग बोलो 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। बट अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 है, बट पब्लिक कंपनी है तो 5, 15 या 30 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स। इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज अप टू 1000, व्हाट इज कोरम? 5. If it is more than 1, up to 5000, 15 members personally present, and more than 5000, 30 members personally present. अब बोलो, अगर exact 1000 members है 5, अच्छा exact 5000 है 15, बट अगर 5001 मेंबर भी है तो 30 हो जाता है ना। और इंस्टीट्यूट क्या करेगी, अभी बच्चा ऐसे याद रखता है 5, 15, 30, है ना, और अप टू 1000, मोर देन 1 5000, और फिर मोर देन 5000। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, कभी कभी ऐसे एमसीक्यू में टू टेस्ट मोर देन योर नॉलेज, योर इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसे डालेगा एक्स प्राइवेट लिमिटेड हैज 180 मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग, व्हाट इज द कोरम? क्यों? देखो क्वेश्चन सुना, हाँ मैंने बोला, हाँ इसलिए तो फिर ऐसे तुम देखते भी नहीं हो, सुनते जैसे नहीं है ना, वैसे तुमको ऐसा लगा अरे 180 मेंबर, 180 मेंबर मतलब अप टू 1000 वाला स्लैब, और फिर आप लिख के आ जाते हो 5। बट स्टार्टिंग का जो है आप उसको स्किप कर लेते हो। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूट ने बोला था एक्स प्राइवेट लिमिटेड। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना बोलेगा चिक चिक कर ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ये आपको ऑब्जर्वेशन से समझना होता है कि नाम है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, सो इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और प्राइवेट लिमिटेड है तो दिमाग लगाना ही नहीं है, कोरम इज 2, और ऑप्शन में यही रहने वाला है 2, 5, 15, 30, यही ऑप्शन रहने वाला है। ऑप्शन भी बता देती हूं मैं आपको, बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्राइवेट कंपनी में 100 है, 150 है, 180 है, 200 है, फर्क नहीं पड़ता। द कोरम इज 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, प्राइवेट कंपनी के लिए। सिर्फ पब्लिक कंपनी अगर है तो अगर नाम है एक्स लिमिटेड, व्हाटएवर लिमिटेड, तब उस केस में अब आप देखोगे कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है एज ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग, उसके हिसाब से कोरम या तो 5 है, 15 है, या तो फिर 30 रहेगा। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 103। बट समझो अगर आप चाहो आपके आर्टिकल्स के द्वारा हायर कोरम लिख सकते हो, जैसे कि एसपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट इज प्रैक्टिकली अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रियल केस। ओके, अब 103 सेक्शन नंबर के हिसाब से हमें कोरम जो लगेगा वो 2 लोगों का है, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कंपनी। बट अगर हम चाहे हमारे आर्टिकल्स में लिख सकते हैं वी डोंट वांट कोरम एज 2, वी वांट कोरम एज 5, वी वांट कोरम एज 5। क्या हम आर्टिकल्स में लिख सकते हैं वी डोंट वांट कोरम 2, वी वांट कोरम 1? नो, आई कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट। कंपनीज एक्ट सुप्रीम है, आर्टिकल्स कंपनीज एक्ट के सबऑर्डिनेट है, बच्चे है उसके। कंपनीज एक्ट टॉप पे है, उसका बच्चा मेमोरेंडम है, उसका भी बच्चा आर्टिकल है। तो बच्चा पापा को नहीं ओवरराइड कर सकता है, पापा को इज्जत देनी पड़ेगी। एक्ट ने कहा है कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो आप अगर चाहो पापा के साथ या पापा के साथ साथ चल सकते हो या पीछे पीछे चल सकते हो, उनको ओवरराइड नहीं कर सकते हो। तो आप ये बोल सकते हो कि ठीक है पापा आपने क्या कहा मिनिमम 2 चाहिए ना, मैं तो कह रही हूं मिनिमम 5 चाहिए। मिनिमम 5 में तो मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो ही जा रही है, आपने पापा की बात का मान रखा है, बराबर ना। आप इनफैक्ट और स्ट्रिक्ट हुए पापा से, पापा खुश होएंगे। पापा ने कहा है बेटा मोबाइल 1 घंटा यूज कर सकते हो, आप कह रहे हो 1 घंटा नहीं मैं तो 30 मिनट ही यूज करूंगा, पापा खुश हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो वैसी यहां बात है, यहां पे पापा ने मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया है। पापा तो कह रहे हो मेरे को कम से कम 2 लोग चाहिए, आप कह रहे हो नहीं नहीं पापा 2 क्यों, हमको 5 चाहिए। तो अच्छी बात है, पापा खुश ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप अगर चाहो आपका कोरम का रिक्वायरमेंट बढ़ा सकते हो थ्रू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बट देखो अगर आपने आर्टिकल्स में
कोरम का रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया है, अब आपको पापा की भी बात का मान रखना पड़ेगा, और अब आपने जो कमिटमेंट दे दिया है अब आपको वो मानना ही पड़ेगा, फिर आप उससे नहीं मुकर सकते। कभी ऐसा केस हो गया, एक्ट ने 2 कहा है, आर्टिकल्स ने 5 कहा है, और कंपनी की मीटिंग में 3 लोग आए हैं, क्या होगा? कोरम फुलफिल हुआ या नहीं हुआ है? बट एक्ट तो 2 ही कह रहा है ना। देखो चॉइस नहीं है एक्ट फॉलो करे या आर्टिकल फॉलो करे, आपको एक्ट भी फॉलो करना पड़ता है, मेमोरेंडम भी फॉलो करना पड़ता है, और आर्टिकल्स भी फॉलो करना पड़ता है। इट्स नॉट अ चॉइस, या तो आर्टिकल फॉलो करेंगे या तो एक्ट फॉलो करेंगे, ना ना, एवरीथिंग इज हैंड इन हैंड, सब कुछ साथ में जाता है। और इस केस में अगर 3 ही लोग प्रेजेंट है तो माना जाएगा ये मीटिंग में कोरम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, तब टेक्निकली मीटिंग अडजर्न हो जाती है। If the quorum is not there, what happens is the meeting gets adjourned. तो अगर आप चाहते हो वहां पे लिख सकते हो, if the company wants to, it can provide for a higher number as quorum through the articles. If the company wants to, it can provide for a higher number. It can provide for a higher number as quorum through the articles. तो हमने ये तो कह दिया कि कोरम जो है, हाँ यस, इवन अ पब्लिक कंपनी कैन इंक्रीज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कोरम, डिक्रीज कोई कंपनी नहीं कर सकती है। तो 5, 15, 30 को आप 10, 20 और 50 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप 4, 10 और 15 नहीं कर सकते। समझ में आई क्या बात? आप ये फिगर्स को घटा नहीं सकते हो, ये फिगर्स को आप बढ़ा सकते हो, फिर आपको आर्टिकल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई भी हालत में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये कहो नहीं नहीं हमने एक्ट तो फॉलो कर दिया ना, आर्टिकल छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे। एक बार जो कमिटमेंट कर दिया अब आप खुद की भी नहीं सुन सकते। ठीक है, हाँ बोलो। प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी, इट इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। इफ इट इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक कंपनी, फिर वैसे रिक्वायरमेंट्स हो जाता है। ठीक है, ओके। कुछ दूसरे पॉइंट है ये कोरम से रिलेटेड ही, वो हमें करने पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आपको छोड़ूंगी। ठीक है, क्योंकि कल जब हम लेक्चर शुरू करेंगे आई वांट टू स्टार्ट विद प्रॉक्सीज 105। ठीक है, प्रॉक्सी भी कल होगा और 104 चेयरमैन भी होगा। ठीक है, तो कल के लिए चीज़ें ऑलरेडी लाइंड अप है, तो कोरम से रिलेटेड हम सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो हमने कह तो दिया कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर एनी मीटिंग। ठीक है, कोरम 2 हो सकता है प्राइवेट कंपनी का, या 5, 15, 30 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है। बट कोरम आप चेक कब करते हो? सबसे पहले तो यू चेक इट विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द मीटिंग। ओके, इसमें मेरे को आपको कुछ बताना है। सो पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट जो कंसिडर करने वाला है कोरम के लिए इज दैट विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर यू विल चेक द कोरम। अगर फर्स्ट हाफ एन आवर में कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ ना, तो फिर हम कह देंगे द मीटिंग इज गोइंग टू बी अडजर्न्ड। देखो, इट्स लाइक लॉ मेकर ने प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखा हुआ है। हम बोलते हैं भाई शादी जो है वो 10:30 की है सुबह के, हमको सब पता है 10:30 बजे कोई नहीं आता, 11 बजे ही शादी लगने वाली है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो वैसी वो बात है। तो लॉ मेकर ने इस बात को समझा है और कहा है भाई अगर मैं मीटिंग का टाइम भी 10 बजे कहूँ ना, 10 बजे कोई नहीं आने वाला है। किसी को ट्रैफिक का प्रॉब्लम, किसी को घर का प्रॉब्लम, किसी को और कुछ प्रॉब्लम, 10, 10:15, 10:30 होने ही वाले हैं। बट नाउ ज़्यादा भी हम नहीं रुक सकते, इसलिए लॉ मेकर ने भी हाफ एन आवर का बफर दिया है। काय 10 बोला है तो एग्जैक्ट 10 बजे मत देखो, ये कोरम है। 5, 10, 15, 20 मिनट में लोग आ ही जाते हैं। इसलिए अगर आप कोरम चेक भी कर रहे हो मीटिंग शुरू करने के लिए, यस, यू चेक इट विद इन द फर्स्ट
हाफ एन आवर ऑफ द मीटिंग। तो अगर मीटिंग 2 बजे की है, आप कब तक वेट करोगे कोरम का? 2:30 बजे तक। बट अगर 2:30 बजे तक भी कोरम नहीं आया तो मीटिंग विल बी अडजर्न। अडजर्न होना मतलब पोस्टपोन होना, अडजर्न होना मतलब पोस्टपोन होना। सो इफ आप लिख सकते हो, इफ विद इन हाफ एन आवर, if within half an hour quorum is not present, quorum is not present, then bolo 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 what will happen? The meeting shall stand adjourned. The meeting shall stand adjourned. बट इसमें एक पॉइंट है, इफ द मीटिंग इज अ मीटिंग कॉल्ड बाय द मेंबर्स, इफ द मीटिंग इज अ मीटिंग कॉल्ड बाय द मेंबर्स और कोरम नहीं आया तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। आप सोचो से फॉर एग्जांपल अभी कल और परसों मेरी क्लास में छुट्टी थी, आपने कहा मैम 2 दिन छुट्टी हो गई है, आप एक काम करो ना, एक्स्ट्रा लो 2 दिन, तो हमारा जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ऐसे तो क्लास 9:30, 9:15, 9:30 की शेड्यूल्ड है। आप कहते हो मैम आप 7 बजे आ जाओ, हम 7 बजे आने को रेडी है। ठीक है, किसने रिक्वेस्ट किया 7 बजे आने के लिए? आप लोगों ने। मैंने कहा ठीक है पक्का आप आओगे ना? तो आप कहते हो हाँ मैम ऑफकोर्स यस व्हाई नॉट, हमारा करियर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आएंगे हम। तो ठीक है, आप लोगों के रिस्पेक्ट मतलब आप लोगों के रिक्वेस्ट से मैं तो आ गई ना शिद्दत से सुबह 7 बजे। क्लास में कोई नहीं आया, आए आप लोग 9, 9:30 बजे क्लास के टाइम पे, तब कहते अरे मैम क्या कहे भूल ही गए, गिर गए, लग गई थी हमको। हम कहते कहाँ लग गई बेटा, कहाँ चोट लगी? बोलते मैम अब क्या ही बताए, पलंग पे गिर गए और आँख लग गई नहीं आ पाए, बट कल पक्का मैम, पक्का प्रॉमिस हम आएंगे 7 बजे। आपको क्या लगता है आपकी बातों को क्या मैं इज्जत दूंगी? 2 दिन डिले होगा क्लास, चुपचाप कोई बात नहीं, 7 बजे तो मैं ले आने वाली हूँ, कल चुपचाप इज्जत में 9:15, 9:30 बजे शेड्यूल टाइम पे आ जाओ। तो बेसिकली इट्स द सेम फंडा। यहाँ पे मीटिंग डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाई है, मीटिंग यहाँ पे मेंबर्स ने बुलाई है। मेंबर्स बोल रहे मीटिंग बुलाओ, मीटिंग बुलाओ, मीटिंग बुलाओ, और शेड्यूल टाइम पे मेंबर्स ही नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है डायरेक्टर्स मीटिंग को एडजर्न करके मीटिंग बुलाएंगे वापस से? नहीं बुलाएंगे। अगर आप आपकी बुलाए गए मीटिंग में नहीं आ सकते, आपके दिए गए शब्दों का आप मान नहीं रख सकते हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर्स विल गिव रिस्पेक्ट टू योर वर्ड्स? तो इफ द मीटिंग इज कॉल्ड बाय द मेंबर्स एंड कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर, द मीटिंग शैल बी कैंसल्ड। इसमें अडजर्न होने का फंडा ही एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिख सकते हो, इफ इट इज अ मीटिंग कॉल्ड बाय द मेंबर्स बट if it is a meeting called by the members, और फिर देखो स्टार्टिंग का पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टार्टिंग इससे हुआ है, इफ विद इन हाफ एन आवर कोरम इज नॉट प्रेजेंट, और बट के बदले एक्चुअली यहां पे आएगा एंड, क्योंकि रीड करते वक्त तो आप एक सेंटेंस में लिखोगे ना, and if it is a meeting called by the members, then the meeting shall stand dissolved. डिसॉल्व लिख सकते हो, कैंसल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट इज द जनरल रूल कि कोरम अगर नहीं आता है तो यूजुअली जनरली द मीटिंग इज अडजर्न, बट हर एक जनरल रूल का एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन ये कहता है अगर ये मीटिंग नॉर्मल मीटिंग नहीं है, देखो यूजुअली नॉर्मल मीटिंग्स कौन बुलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लास्ट सी हमने देखा था ना, पहला ही पॉइंट। हाँ, मीटिंग कौन बुलाता है, कौन कन्वे करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
यहाँ पे ये वो जनरल वाली मीटिंग नहीं है, ये ऐसी मीटिंग है जहां मीटिंग डायरेक्टर से नहीं मेंबर्स ने बुलाई। ऐसे क्लास का टाइमिंग मैं डिसाइड करती हूँ। एक भी बच्चा आया ना शेड्यूल्ड क्लास पे उस टाइम पे, तो मैं क्लास लूंगी, क्योंकि मीटिंग मैंने बुलाई है, क्लास मैंने बुलाई है। बट 7 बजे की रिक्वेस्ट मैंने नहीं की है, आप लोगों ने की है। तब आप लोग अगर नहीं आए तो मेरे को फर्क पड़ेगा, फिर मैं वापस से 7 बजे नहीं आने वाले। तो मीटिंग तब क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो जनरल रूल बोलता है अगर डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाई है और कोरम नहीं आया तो मीटिंग क्या हो जाती है, adjourn टू अनदर डे एज डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स अगर कुछ नहीं डिसाइड करते, इट्स यूजुअली adjourn टू द सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम नेक्स्ट वीक। जैसे कि सपोज आज 11 बजे मीटिंग है, आज क्या है देखो, जैसे मैंने कैलेंडर निकाला, आज थर्सडे है, आज कैलेंडर जैसे आज देखो, आज थर्सडे, सुन रहे हो क्या? हाँ, आज थर्सडे, आज 11 बजे मीटिंग थी, कोरम नहीं आया, तो सेम डे मतलब थर्सडे, सेम प्लेस जहां पे भी मीटिंग हो रही थी और सेम टाइम मतलब 11 बजे, तो मतलब अगला दिन क्या आएगा, आज 18 है तो नेक्स्ट वीक आता है 25 तारीख। तो मीटिंग जो हो जाती है adjourn टू 25 तारीख 11 बजे उसी जगह पे, अगर नॉर्मल मीटिंग है तो। बट इफ इट इज अ मीटिंग कॉल्ड बाय द मेंबर्स and the quorum is not present, then the meeting shall be dissolved. उस केस में adjourn होने का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, उस केस में adjourn होने का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। बट आपको पता है क्या, सपोज कोरम चाहिए था 5 लोगों का, ठीक है, 4 ही लोग आए, क्या कोरम प्रेजेंट है 18 तारीख की मीटिंग को? नहीं, तो क्या मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी? क्या नहीं, 18 तारीख को मतलब आज मीटिंग थी 11 बजे, कोरम के लिए कितने लोग चाहिए थे? 5 लोग, आए कितने लोग? 4 लोग। कोरम मिला है क्या? अगर कोरम नहीं मिला है तो मीटिंग क्या adjourn हो जाएगी? कौन सी तारीख को adjourn हो जाएगी? सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम, नेक्स्ट वीक। मतलब क्या 25 तारीख को मीटिंग adjourn हो जाएगी? 25 तारीख को तो 3 ही लोग आए, नहीं। तो अब लॉ मेकर कहते हैं अगर आपकी मीटिंग adjourn हुई थी, क्यों adjourn हुई थी? फॉर वांट ऑफ कोरम। तो हमारी ओरिजिनल मीटिंग क्या adjourn हुई थी? क्यों adjourn हुई थी? वांट ऑफ कोरम। 5 लोग चाहिए थे, आए थे 4 लोग, इसलिए क्या हमने मीटिंग adjourn की थी। और अब ये वो वाली मीटिंग है 25 तारीख की जो adjourn हुई मीटिंग है। adjourn इसीलिए हुई थी क्योंकि कोरम प्रेजेंट नहीं था। तब लॉ मेकर कहते जितने लोग प्रेजेंट हैं उन्हीं को कोरम माना जाएगा, जितने लोग प्रेजेंट है उन्हीं को कोरम माना जाएगा। तो इन शॉर्ट सेकंड पॉइंट लिखो आप कि इफ एट द adjourn मीटिंग, इफ एट द adjourn meeting, if at the adjourned meeting also quorum is not present, then members present shall be the quorum. इसमें थोड़ा सा कैच है, आपकी मीटिंग adjourn हुई है, बट किस रीजन से adjourn हुई है? वांट ऑफ कोरम। तभी हम कहेंगे मेंबर्स प्रेजेंट विल बी कंसिडर्ड एज कोरम। पहली वाली ओरिजिनल मीटिंग में 5 लोग चाहिए थे, कितने लोग आए? 4। क्या कोरम हुआ है? नहीं, तो इसलिए क्या मीटिंग adjourn हुई है। और adjourn मीटिंग में भी 5 ही लोग चाहिए, बट आए कितने लोग? 3। तो माना जाएगा ये 3 लोग कोरम बने हैं और मीटिंग आप शुरू कर सकते हो। देखो, द मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम।
3 के बदले अगर एक ही बंदा आता तो क्या होता? नहीं मानते। देखो ना, देन द मेंबर्स, सिंगल वर्ड है या प्यूरल है? द मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। तो क्या हुआ था केस? 5 लोग चाहिए थे ओरिजिनल मीटिंग में, 4 ही लोग आए, इसलिए मैंने ओरिजिनल मीटिंग को क्या किया? अडजर्न किया। क्या किया मैंने? अडजर्न करके 5 लोग ही चाहिए थे, बट आया एक ही बंदा। एक बंदा अपने आप से मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकता, तो मतलब अडजर्न मीटिंग में भी कम से कम 2 लोग तो होना जरूरी है। अडजर्न मीटिंग में कम से कम 2 लोग तो होना जरूरी है। ये आज के सारे पॉइंट्स में एमसीक्यूज आ सकता है। और देखो, मेरे को एक लास्ट पॉइंट बोलना है, फिर आज का सेशन हम वाइंड अप करेंगे। आप मीटिंग शुरू करने के लिए तो कोरम चेक करते हो विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर। सो हाफ एन आवर में आप देखो कि कोरम है या नहीं है, तो आप मीटिंग शुरू करो, नहीं है तो अडजर्न करो, एज सिंपल एज दैट। बट कोरम है, सपोज आपने मीटिंग शुरू की थी 11 बजे, ठीक है, 11 बजे कोरम था, आपने मीटिंग शुरू कर दी, 11 से 1 आपको से फॉर एग्जाम्पल 5 चीजें करनी थी मीटिंग में। कोरम था 11 बजे, 11:30 बजे मीटिंग शुरू हुई, ठीक है, 11:30 से 1 तक 5 में से 3 चीजें डिस्कस हुई। 1 बजे लंच ब्रेक हो गया, सबने मस्त खाया, सब्जी रोटी दाल चावल गुलाब जामुन ढोकला सब खाया, और मेंबर्स खा पी के चले गए घर पे। बोला हो गया पर्पस सॉल्व मीटिंग का। अब लंच ब्रेक खत्म हुआ 2 बजे, जो कोरम चाहिए था वो नहीं मिला आफ्टर द लंच ब्रेक, मतलब मेजॉरिटी मेंबर्स खा पी के चले गए घर पे। बोला हो गया वसूल हमारा, ठीक है। अब कोरम ही नहीं है, 5 चीजें करनी थी हमें, एजेंडा 5 चीजों का था, 3 ही चीजें हमने करी है, क्या 2 चीजें पेंडिंग है? अरे बोलो ना। बट ये 2 चीजें जो है, जो पोस्ट लंच हम करना वाले थे, तब कोरम ही नहीं है, तो क्या होगा? हाँ, आपको मीटिंग वापस अडजर्न करनी पड़ेगी। ये वाले मीटिंग में माना जाएगा 3 ही रेजोल्यूशन पास हुआ है। अब मीटिंग अडजर्न होगी, अडजर्न मीटिंग में बाकी के 2 रेजोल्यूशंस आप पास करोगे। अंडरस्टूड और नॉट? पक्का 100%? सो बेसिकली मीटिंग शुरू करने के लिए तो कोरम चाहिए, बट द कोरम शैल ऑल्सो बी प्रेजेंट एट एवरी रेजोल्यूशन दैट यू आर पुटिंग अप इन द मीटिंग। सिर्फ शुरू कर दिया और कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। हर एक रेजोल्यूशन जो आप पुट अप कर रहे हो, तब भी कोरम प्रेजेंट होना जरूरी है, अदरवाइज द मीटिंग विल बी अडजर्न। और जितने रेजोल्यूशन पास हुए विद द कोरम, उतने रेजोल्यूशंस विल बी कंसिडर्ड एज वैलिडली पास्ड। बाकी रेजोल्यूशंस आपको अडजर्न मीटिंग में कैरी आउट करने पड़ेंगे। तो विद इन फर्स्ट हाफ एन आवर यू विल चेक द कोरम फॉर स्टार्टिंग द मीटिंग, but while putting up every resolution you will again have to check whether the quorum is present or not present. Yes, हाँ, क्योंकि last meeting was adjourned for want of quorum, so that is why in the adjourned meeting the members present will be considered as the quorum. Yes or no guys? So this was an important sentence. तो ऐसे करके हमारा ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 103 रिलेटिंग टू कोरम इज डन। कल हम 104 और 105 करेंगे रिलेटिंग टू चेयरमैन एंड प्रॉक्सीज। हाँ बोलो। तो दूसरी जगह पे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इफ द डायरेक्टर्स डू नॉट डिसाइड एनीथिंग देन द मीटिंग विल बी adjourned बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टू सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक। बट अगर डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं तो उस जगह पे उस टाइम पे उस दिन पे मीटिंग होगी। तो अगर अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टर्स को डिसाइड करके मेंबर्स को कन्वे करना पड़ेगा। हाँ, बट दैट विल बी ओनली 3 days प्रायर नोटिस, नॉट 21 अगेन, ठीक है। अडजर्न मीटिंग का नोटिस इज ओनली अ 3 days नोटिस, नॉट 21 अगेन, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे 21, 21, 21, 21 तो खेलते रहे, साल खत्म हो जाएगा, ठीक है।
चलो ग्रेट। हाँ, क्या क्वेरी है प्रेमा आपकी? प्रेरणा, इस चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 7 इज द सेम। ओके, हाँ, 3 क्लियर डेज। एलएलपी को अभी इज्जत देनी पड़ेगी। फाउंडेशन में आप लोगों ने इज्जत नहीं दी होगी, 5 ही मार्क का था, बट इंटर में इट्स अराउंड 10 to 12 मार्क्स का, सो यू कैन नॉट कीप इट एज ऑप्शन। ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो गाइज, बाय बाय। कल 104 और 105 हम करेंगे, रिवाइज करके ज़रूर आना आप, ठीक है? ओके, बाय बाय, बाय बाय।